अस्सलाम वालेकुम। आज हमने एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करनी है। 3.2 एक्सरसाइज बेसिकली टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस से रिलेटेड है। तो इस एक्सरसाइज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है आइडेंटिफाई द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स एंड जीरो मैट्रिक्स फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस। यानी हमें डिफरेंट किस्म के मैट्रिक्स दिए गए हैं और हमें ये कहा गया है कि इनको आइडेंटिफाई करें कि जो डिफरेंट टाइप्स है मैट्रिक्स की, इनमें से कहाँ कौन सी इस टाइप से बिलोंग करती है। तो यहाँ पर डिफरेंट ए बी सी डी ई एफ ये डिफरेंट किस्म के मैट्रिसेस दिए गए हैं। अब हमने इसमें से आइडेंटिफाई करना है इनकी टाइप्स के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स होते क्या है, या इनके क्राइटेरिया क्या है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स। फिलहाल आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स को जस्ट एक ट्रिक के तौर पर ले लें या इसको आइडेंटिफिकेशन के तौर पर ले लें। इसकी मेन डिटेल जो है वो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 में आएगी। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स की जो डेफिनेशन है वो है डायगोनल मैट्रिक्स वेयर डायगोनल एलिमेंट आर वन एंड ऑल अदर एलिमेंट्स आर जीरो। अब जरी सी बात है, इस वक्त जरी आपको ना डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन पता है, ना ही आप इस वक्त फिलहाल डायगोनल एलिमेंट से भी इतने ज्यादा अवेयर नहीं है। तो फिलहाल इसको सिर्फ इसके तौर पर समझ लें कि जैसे कि एक एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखती हूँ। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज अ स्पेशल केस ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स है एक तो। और जैसे कि फर्ज करें, अगर आप ए एक ऐसा मैट्रिक्स लेते हैं जिसमें डायगोनल एलिमेंट, अब ये जो होते हैं ना, जिस तरह का ये जो लाइन, इस लाइन में, ये जो टेढ़ी लाइन में लिखे गए जितने भी एलिमेंट्स होते हैं इनको हम डायगोनल एलिमेंट्स कहते हैं। तो अगर आपके पास एक ऐसा मैट्रिक्स आए जिसके डायगोनल एलिमेंट्स, यानी कि जो टेढ़ी लाइन है यहाँ पर जो एलिमेंट्स हैं ये 1 और 1 हो और बाकी सारे एलिमेंट 0 हो, तो हम इनको क्या कहते हैं कि ये क्या है, डायगोनल एलिमेंट्स हैं। इसी तरीके से आप ये 3 by 3 यूनिट की भी ले लें, इसमें भी ऐसा ही है कि इसमें भी जो डायगोनल एलिमेंट्स है, ये जो टेढ़ी लाइन जा रही है ये सारे 1 है और बाकी सारे एलिमेंट्स क्या हैं, 0 हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास आती है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स नाम से जाहिर है कि अ मैट्रिक्स दैट हैज ओनली वन रो इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स। यानी कि एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ वन रो हो, एक रो हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, रो मैट्रिक्स कहते हैं। अब इसकी एग्जांपल देख लें। जैसे कि ये एक मैट्रिक्स है, इसमें देखें ये 2 5 7 और 9 एलिमेंट्स हैं और वो सिर्फ एक रो में लिखे गए हैं, इसलिए हम कहेंगे कि ए जो है वो हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स है। उसके बाद हमारे पास आता है कॉलम मैट्रिक्स। इसका भी नाम से जाहिर है कि यहाँ पर कोई ऐसा मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स दैट हैज ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स। यानी कि ऐसा कॉलम या ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो उसको हम क्या कहते हैं, कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक बी हमारे पास मैट्रिक्स है, इसमें देखें एलिमेंट है 3 7 1 5 और इसको हमने इनक्लोज ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है और इसमें कितने कॉलम है, सिर्फ एक कॉलम है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये कौन सी मैट्रिक्स की टाइप है, ये है कॉलम मैट्रिक्स है। नेक्स्ट हमारे पास आता है जीरो मैट्रिक्स और इसका दूसरा नाम है नल मैट्रिक्स। तो इसके भी नाम से जाहिर है कि अ मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, आल्सो कॉल्ड नल मैट्रिक्स। तो इसका एक और नाम जो है वो क्या है, नल मैट्रिक्स है। तो अ मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट्स आर जीरो आर नोन एज जीरो मैट्रिक्स एंड आल्सो नोन एज या कॉल्ड नल मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है। अब हम इसको देख लेते हैं इसकी एग्जांपल में। जैसे ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है और इसमें कौन से एलिमेंट्स हमारे पास पाए जाएंगे, सारे के सारे 0। इसी तरीके से बी एक मैट्रिक्स है और उसमें भी तमाम के तमाम एलिमेंट्स कौन से हमारे पास पाए जाते हैं, 0 पाए जाते हैं। ए में भी सारे एलिमेंट 0 है, इसलिए ये 0 मैट्रिक्स है, ये नल मैट्रिक्स भी इसको कह सकते हैं। और बी में भी सारे एलिमेंट्स 0 हैं, लिहाजा इसको भी हम क्या कहते हैं, 0 मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स कहेंगे। अब हम दोबारा उस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइडेंटिफाई द मैट्रिक्स, रो, कॉलम और जीरो मैट्रिक्स, राइट। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है ए इज इक्वल टू है 5 7 और 8। अब देखें, इसमें जब भी आपने किसी मैट्रिक्स की आपने आइडेंटिफिकेशन करनी है तो सबसे पहले आप उसकी स्पेसिफिकेशन चेक करें कि उसमें क्या है। जैसे कि अगर आप इस वक्त इसमें चेक करें तो यहाँ पर इस जो मैट्रिक्स ए है इसमें सिर्फ एक रो पाई जाती है बस। ओके, रो इसमें सिर्फ एक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि, और जो कॉलम है वो तो बहुत सारे हैं,
यहाँ पर भी एक इसका कॉलम बनता है, इधर भी एक इसका कॉलम है और इधर भी एक इसका कॉलम है। तो अभी हमने डेफिनेशन में यही पढ़ा कि ऐसा मैट्रिक्स जिसकी सिर्फ और सिर्फ एक रो हो, जैसे यहाँ पर सिर्फ एक रो है, तो उस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं रो मैट्रिक्स। सो अ नंबर ऑफ एज नंबर ऑफ रोज ऑफ ए इज इक्वल टू 1, एक है, सो ए इज रो मैट्रिक्स। बी देखिए हमारे पास क्या आता है, बी में हमारे पास है सिर्फ एक एलिमेंट हमें नजर आ रहा है, और वो एक एलिमेंट क्या है? जीरो, राइट। अगर बी का एलिमेंट हमारे पास है जीरो, तो अब इसमें एक और भी तो चीज है कि इसमें जो नंबर ऑफ रोज हैं वो हमारे पास क्या है? 1। नंबर ऑफ रो भी हमारे पास कितनी है? 1। इसको कह सकते हैं कि बी इज अ number of rows of B is equal to 1, so B is row matrix, and number of columns of B is equal to 1, so B is a column matrix. और एक और चीज भी तो इसके अंदर पाई जाती है, और वो ये है कि इसके जो एक ही एलिमेंट है, और वो एलिमेंट किसके इक्वल है? जीरो के। सो हम ये भी कह सकते हैं कि all entries of B is zero, so B is जीरो और नल मैट्रिक्स। अच्छा, एक और चीज यहाँ से हमने ये सीखी है कि जरूरी नहीं कि एक मैट्रिक्स को अगर एक टाइप से बिलोंग करती है तो सिर्फ वही टाइप होगी, दूसरी टाइप नहीं हो सकती। इसका मतलब ये है कि अगर एक मैट्रिक्स के अंदर मल्टीपल टाइप्स की मैट्रिक्स की खसूसियात पाई जाएं, तो हम उसको उतने ही नाम दे सकते हैं। यानी एक मैट्रिक्स एट अ टाइम रो मैट्रिक्स भी हो सकता है, कॉलम मैट्रिक्स भी हो सकता है, जीरो और नल मैट्रिक्स भी हो सकता है। और इसके अलावा भी अगर कोई और इसकी प्रॉपर्टी पाई जाए, किसी और टाइप को हम फ्यूचर में पढ़ें और उसकी स्पेसिफिकेशन भी इसमें से आए, तो हम उसको कोई और नाम भी दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास c इज इक्वल टू 1001। अब इसमें देखो कि क्या है, इसकी खास बात यह है कि इसके जो डायगोनल के एलिमेंट्स हैं, इसमें ना तो नंबर ऑफ रो एक है, ना तो नंबर ऑफ कॉलम एक है, ना इसके तमाम एलिमेंट्स जीरो हैं। इसके बाद क्या है, इसकी एक और स्पेसिफिकेशन ये है कि इसकी जो डायगोनल के एलिमेंट्स हैं, ये डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं, ये दोनों के दोनों क्या है? 1। और ये जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है, यानी कि ये दोनों के दोनों क्या है? जीरो। सो हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ये डेफिनेशन पढ़ी थी कि अ डायगोनल मैट्रिक्स आर 1 and non-diagonal elements is 0, so C is identity matrix, right? अब हम नेक्स्ट चलते हैं डी की तरफ। डी में 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम है, लेकिन तमाम एलिमेंट्स क्या हैं? जीरो। यहाँ पर देखें, ये भी जीरो है, ये भी जीरो, और ये भी जीरो है, और ये भी हमारे पास क्या है? जीरो। सो सारे एलिमेंट्स क्या है? यानी जीरो हैं। तो सो हम कहेंगे कि डी जो है वो क्या है? जीरो और नल मैट्रिक्स है। इसके बाद देखिए ई में सिर्फ एक हमें नजर आ रहा है कॉलम, स्पेसिफिकेशन इसकी ये एक कॉलम हमें नजर आ रहा है, राइट। तो इसमें रोज तो बहुत सारी हैं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसको हम क्या लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे कि ये हमारे पास क्या है? कॉलम मैट्रिक्स, फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो ये हमारे पास डिफरेंट मैट्रिसेस हैं। ये हमारे पास डिफरेंट मैट्रिसेस हैं, ए बी सी डी और ई एफ जी और एच। ये डिफरेंट मैट्रिसेस हैं, और हमें इनकी अब जो टाइप बतानी है मैट्रिसेस की, वो है स्क्वायर, कॉलम, रो, रेक्टेंगुलर। ये मैट्रिसेस हमने बतानी है। तो इससे पहले हम लोग कॉलम और रो, ये दो तो डिस्कस कर चुके हैं कि कॉलम मैट्रिसेस किसे कहते हैं, रो मैट्रिसेस किसे कहते हैं। स्क्वायर और रेक्टेंगुलर को भी हमने डिस्कस करना है। उससे पहले हम कॉलम और रो को एक दफा फिर रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने रो मैट्रिसेस को रिवाइज करते हैं। तो रो मैट्रिक्स में हमने पढ़ा था, मैट्रिक्स दैट हैज ओनली वन रो इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स। उसकी एग्जांपल हमने कुछ इस तरह की। इसके बाद हमने कॉलम मैट्रिक्स देखा था। तो कॉलम मैट्रिक्स हमारे पास ये होता है, मैट्रिक्स दैट हैज ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। एंड इसकी एग्जांपल देख लें बी विच हैज ओनली वन कॉलम, सो बी इज कॉलम मैट्रिक्स। नेक्स्ट हम लोग जो नई डेफिनेशन पढ़ने जा रहे हैं वो है स्क्वायर मैट्रिक्स। अब देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहते हैं? मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम इक्वल टू द, यानी कि नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स। मींस के रोज और कॉलम्स की जो तादाद है वो अगर बराबर हो जाए, तो हम उसे कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। इसको आप ऐसे भी समझ लें कि जैसे आपके पास अगर कोई एक स्क्वायर बॉक्स होता है, तो उस स्क्वायर बॉक्स में भी अगर आप देखें तो हमारे पास उसकी जो सारी साइड्स होती हैं वो क्या होती है? हमारे पास इक्वल होती हैं, राइट। तो एक स्क्वायर के अंदर जिस तरह सारी साइड्स इक्वल होती हैं, इसी तरीके से हमारे पास जो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, उसमें भी
हमारे पास जो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम है वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो उसकी एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है, उसमें देखें जो नंबर ऑफ हमारे पास रोज और कॉलम है वो दोनों कितने, 2 है, यानी इसका जो ऑर्डर है वो 2 by 2 है। इसी तरीके से हमारे पास बी मैट्रिक्स आता है और इसमें भी हमारे पास नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है, इक्वल है, यानी कि 3 by 3 है। 3 ही कॉलम है और 3 ही इसमें क्या है, रोज है। इसके बाद आता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स देखें, जिस तरीके से रेक्टेंगल की जो दो ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो आपस में इक्वल नहीं होती, राइट। यानी कि दो साइड्स इक्वल, जिस तरीके से रेक्टेंगल में जो दो ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो तो इक्वल होती हैं, लेकिन जो 4 साइड्स होती हैं वो आपस में इक्वल नहीं होती। इसी तरीके से जो रेक्टेंगल में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स जो होते हैं वो हमारे पास इक्वल नहीं होते। तो देख लें कि जब आप रेक्टेंगल में लिखते हैं तो जो रेक्टेंगल की जो शेप बनती, जो मैट्रिक्स की जो शेप बनती है वो देखिए एक रेक्टेंगल की तरह बनती है। जैसे भी यहाँ पर देखें तो ये एक रेक्टेंगल की तरह शेप बनी हुई है। जैसे कि आप इसको देखें तो ये एक रेक्टेंगल की तरह एक शेप बनी हुई है, ये एक स्क्वायर शेप नहीं है, इसकी सारी साइड्स आपस में इक्वल नहीं है। इसी तरीके से हम एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं जो कि बी। सो बी इज इक्वल टू हमारे पास किसके आता है, 2 3 5 6 8 और 9 आता है। और इसमें भी देखें जो ये बॉक्स बना हुआ है, ये जो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, ये जो अरेंजमेंट है ये रेक्टेंगल की शेप की, ये स्क्वायर की शेप की नहीं है। अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले हम देखें, हमारे पास है b इज इक्वल टू 1 4 6 और 1। b इज इक्वल टू 1 4 6 1। अब इस क्वेश्चन में देखें हमारे पास नंबर ऑफ जो रोज हैं वो हमारे पास कितनी है। एक ये हमारे पास रो बनती है और एक हमारे पास ये रो है, राइट। इसको अगर हम हाईलाइट कर दें तो ये देखें, एक हमारे पास ये रो बनती है। इसमें अगर हम नंबर ऑफ रोज देखें तो एक हमारे पास ये रो बनती है और एक हमारे पास ये रो बनती है। और नंबर ऑफ कॉलम देखें तो एक और एक, यानी कि 2 रोज हैं और 2 कॉलम है। एज नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर इक्वल सो बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसके बाद सी की तरफ अगर हम आए तो सी में हमारे पास जो रोज हैं वो है 1 and 2, ठीक है। और नंबर ऑफ कॉलम्स की बात की जाए तो हमारे पास है 1 2 and 3, यानी कि कॉलम कितने हैं, 3। नंबर ऑफ रोज और कॉलम हमारे पास इक्वल ही नहीं है, सो हम इसे क्या कहेंगे कि ये कौन सा मैट्रिक्स है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। नेक्स्ट हमारे पास आता है डी। डी में देखें अगेन हमारे पास नंबर ऑफ रोज हैं 2, राइट। और नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास कितने हैं, 2। जब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हैं तो हम इसे क्या कहेंगे कि ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। नेक्स्ट हमारे पास एक और मैट्रिक्स है ए। अब ये ए में देखें एक लाइन जा रही है सीधी स्ट्रेट लाइन, और इसमें नंबर ऑफ जो कॉलम है वो हमारे पास क्या है, 1 है। तो हम इसको कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, कॉलम मैट्रिक्स है। अच्छा, ये कॉलम मैट्रिक्स भी है और एक और मैट्रिक्स भी है, इसको हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, राइट। क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर नॉट इक्वल, सो ए इज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। ये कॉलम मैट्रिक्स भी है और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी आता है। इसके बाद ये एक और देखें, इसमें भी देखें नंबर ऑफ जो रोज और नंबर ऑफ कॉलम है वो हमारे पास इक्वल नहीं है। 3 हमारे पास नंबर ऑफ रोज है और 2 हमारे पास कॉलम है। हम इसको भी कह सकते हैं कि ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, आइडेंटिफाई द डायगोनल स्केलर आइडेंटिटी मैट्रिक्स फ्रॉम द फॉलोइंग। अच्छा, इसमें से देखें आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हमने यूनिट नंबर क्वेश्चन नंबर 1 में डिस्कस कर लिया है, लेकिन मैंने उस वक्त आपको बताया था कि ये अगेन हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि आइडेंटिटी का मेन ताल्लुक जो है ना वो डायगोनल के साथ है, राइट। जब तक आप डायगोनल को अंडरस्टैंड नहीं करते तब तक आपके लिए स्केलर और आइडेंटिटी इन दोनों को अंडरस्टैंड करना बहुत मुश्किल है। ये तीनों स्केलर और आइडेंटिटी जो है वो डायगोनल से लिंक्ड है, राइट। ये नीचे हमारे पास ए बी सी डी ई डिफरेंट किस्म के मैट्रिसेस हैं, इनके बारे में हमने बताना है कि ये डायगोनल इनमें से कौन सा है, स्केलर कौन सा और आइडेंटिटी कौन सा है। तो सबसे पहले हम इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो डेफिनेशन में सबसे पहले आता है डायगोनल मैट्रिक्स। अब देखें डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी कि डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नहीं होगा। यानी ऐसी मैट्रिक्स होगी जिसके हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है, इक्वल होंगे। अ स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए वेयर ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, ओके, वेयर नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0 and at least one element of diagonal elements is non-zero। मतलब नॉन डायगोनल एलिमेंट सारे के सारे क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए।
एटलीस्ट वन, कम से कम एक डायगोनल एलिमेंट जो है वो नॉन जीरो होना चाहिए। ज्यादा भी हो सकते हैं, सारे भी नॉन जीरो हो सकते हैं, लेकिन वन को तो लाजमी होना चाहिए, एक ना एक तो लाजमी जो है वो नॉन जीरो होना चाहिए, राइट। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि ए हमारे पास है, इसमें देख लें ये हमारे पास डायगोनल एलिमेंट है 3 7 5, ये एक डायगोनल की फॉर्म में है, ठीक है। और इसके अलावा ये जो जीरो, ये वाले जो हमारे एलिमेंट होते हैं, ये इनको हम कहते हैं कि ये नॉन डायगोनल है। सो देख लें कि नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो हैं, और जितनी भी डायगोनल एलिमेंट है तीनों के तीनों इसमें क्या है हमारे पास, ये हैं नॉन जीरो। अच्छा, अगर फर्ज करें कि 5 की जगह जीरो हो, 7 की जगह जीरो हो, सिर्फ एक अकेला 3 लिखा हो, तो तब भी ये हमारे पास डायगोनल एलिमेंट होगा। इसी तरीके से अगर 7 की जगह 7 लिखा रहे, यानी कि 3 7 और 0 हो, तो तब भी ये डायगोनल एलिमेंट ही है, राइट। अब इसकी एक और एग्जांपल देख लेते हैं। और अच्छा, अब हम इसमें देख लें कि इसमें जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो है हमारे पास 3 7 और 5। ये हमने मजीद अलग से एक्सप्लेन कर दी इसको कि 3 7 5 डायगोनल एलिमेंट है, और जो बाकी डायगोनल एलिमेंट है, नॉन डायगोनल एलिमेंट है, वो सारे के सारे क्या है, जीरो है। इसके बाद आता है स्केलर मैट्रिक्स। अब स्केलर मैट्रिक्स के लिए डायगोनल मैट्रिक्स समझना इसलिए जरूरी है कि स्केलर, जिस तरह डायगोनल मैट्रिक्स के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है, इसी तरीके से स्केलर मैट्रिक्स के लिए डायगोनल मैट्रिक्स होना जरूरी है। सो a diagonal matrix where diagonal elements are same and all other elements are zero, right। तो यहाँ पर जिस तरीके से वहां पर सबसे पहले डायगोनल मैट्रिक्स में सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा गया था, स्केलर मैट्रिक्स। तो अब स्केलर मैट्रिक्स में यहाँ सबसे पहले क्या लिखा गया, डायगोनल मैट्रिक्स, यानी कि डायगोनल तो हो ही हो, डायगोनल में की कंडीशन तो वो पूरी करता ही करता हो, लेकिन कुछ और कंडीशन भी है। वहां पर ये था कि डायगोनल एलिमेंट्स जो थे ना, वो डिफरेंट हो सकते हैं डायगोनल में, डायगोनल मैट्रिक्स में, लेकिन इसमें डायगोनल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, स्केलर में सेम होने चाहिए। या तो यानी वहां पे 1 1 2 2 कुछ भी हो, लेकिन सेम हो। लेकिन एंड ऑल अदर एलिमेंट्स हमारे पास क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। तो लेकिन इसके लिए डायगोनल होना जरूरी है। अब डायगोनल एलिमेंट्स की इसमें खास बात क्या है, अगर फर्ज करें हम कहते हैं कि डायगोनल एलिमेंट ना हो तो उसे होगा क्या, फर्ज करें फिर तो 0 0 0 0 जो जीरो मैट्रिक्स होता है, फिर तो वो उसको भी हम कह सकते हैं कि स्केलर मैट्रिक्स है। इनफैक्ट यहाँ पर नॉन जीरो एलिमेंट्स होना जरूरी है। तो यहाँ पर नॉन जीरो एलिमेंट्स तब भी होंगे डायगोनल एलिमेंट्स के, इसके डायगोनल एलिमेंट्स तब भी नॉन जीरो होंगे जब वो डायगोनल मैट्रिक्स होगा। अगर वो डायगोनल मैट्रिक्स नहीं होगा तो ये डायगोनल एलिमेंट्स जीरो भी हो सकते हैं, तो फिर से डेफिनेशन कंप्लीट नहीं होती। तो इसी तरीके से हम बी मैट्रिक्स देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखें कि ये हमारे पास 3 by 3 के एक मैट्रिक्स है, यानी कि 3 रोज और 3 कॉलम है, और इसमें भी जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो सारे के सारे क्या है, इसमें सेम है, और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या है इसमें, जीरो। नेक्स्ट हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। अब वही वाली बात आ जाती है कि अब इसको एक्सप्लेन करें। अब जब यहाँ पर डायगोनल मैट्रिक्स लिखा हुआ है, तो अब आप इस डायगोनल मैट्रिक्स को अच्छे तरीके से आप अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स है क्या, राइट। जिसके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनमें से कम एक एलिमेंट जो है वो नॉन जीरो हो, और बाकी सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, जीरो हो। तो वेयर डायगोनल एलिमेंट्स आर वन। अब स्केलर एलिमेंट्स में सिर्फ सेम होना काफी था, लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स में या यूनिट मैट्रिक्स में खास बात यह है कि उसके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो क्या होने चाहिए, वन होने चाहिए, और रेस्ट अदर एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, जीरो। एग्जांपल्स, अच्छा एक और चीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज अ स्पेशल केस ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स। मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स ही होता है या डायगोनल मैट्रिक्स ही होता है, लेकिन उसका स्पेशल केस इस वजह से है कि वहां पर हर जगह क्या लिखा हुआ होता है, 1 1 1। यानी ये देखें, अब ये इसके डायगोनल है 1 और 1, ये इसका डायगोनल है, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या लिखा जाएगा, अगर 1 है तो फिर ये कौन सा एलिमेंट, कौन सा ये मैट्रिक्स बनेगा, ये हमारे पास बनेगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसी तरीके से ये भी देखें, 3 by 3 का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यहाँ पर भी देख लें कि डायगोनल एलिमेंट्स पे क्या लिखा गया है, यहाँ पर 1 लिखा गया है। अच्छा, अब हमने इसी से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करना है, जो कि है क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट, या ए इसको कह लें, ए मैट्रिक्स हमें दिया गया। इसमें देखें यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है 1 0 और 0 1। तो इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स अगर हम देखें तो वो क्या है, 1 और 1। अब आप इसको क्लियरली समझ सकते हैं। यही वाला क्वेश्चन जो है वो 3.2 की क्वेश्चन नंबर 1 में भी आया था, लेकिन अब आपको सही क्लैरिटी आएगी कि देखें ये वाला अब डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, 1 है, सो इट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स है हमारे पास, ठीक है। as diagonal elements are 1 and non-diagonal elements are 0, so A is identity matrix। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है कि
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है b इज इक्वल टू 5 0 0 एंड 5। अब यहाँ पर देखें कि अगर अब यहाँ पर देखें कि इसके ये जो एलिमेंट्स हैं, ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, ये बिल्कुल सेम है, राइट। तो हम इसको क्या कहेंगे कि एज डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम एंड नॉन जीरो, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर क्या हैं, जीरो हैं, सो बी इज स्केलर मैट्रिक्स है। C इज इक्वल टू हमारे पास है 3 0। अब यहाँ पर देखें कि जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं, डायगोनल के एलिमेंट्स हैं, उनमें से एक एलिमेंट जो है वो क्या है, नॉन जीरो है, और रेस्ट जो है वो जीरो है। सो ये सिर्फ और सिर्फ डायगोनल एलिमेंट है, सिर्फ सॉरी सिर्फ और सिर्फ ये डायगोनल मैट्रिक्स। ये अब हमारे पास एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें अगर आप देखें कि जो इसके डायगोनल के एलिमेंट्स हैं ये बिल्कुल सेम है, यानी कि 2 एंड 2 बिल्कुल सेम है, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है वो हमारे पास क्या है, जीरो। सो हम कह सकते हैं कि एज डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम एंड नॉन जीरो एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, सो ई इज स्केलर मैट्रिक्स है। तो ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स बनता है, स्केलर मैट्रिक्स। यहाँ पर देखें d इज इक्वल टू हमारे पास है 7 और 6, ये डायगोनल के एलिमेंट्स हैं जो कि नॉन जीरो हैं, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो हमारे पास क्या है, जीरो। सो ये हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 4, उसको सॉल्व करने से पहले हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है, द मैट्रिक्स फॉर्म बाय इंटरचेंजिंग, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरचेंजिंग, तब्दील करना है आपने, किसको तब्दील करना है, रोज इनटू कॉलम और कॉलम्स इनटू रोज, कॉल ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। मतलब आप रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर दें या कॉलम को रोज में कन्वर्ट कर दें तो आप इसको क्या कहते हैं, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। अभी हम एक एग्जांपल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ए इज इक्वल टू हमारे पास एक मैट्रिक्स है, 1 2 3 4 5 6 है। अगर हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है। एक किसी के भी ट्रांसपोज को रिप्रेजेंट करने का ये तरीका होता है कि इसके ऊपर पावर की फॉर्म में एक टी लिख दिया जाता है, और इसके बाद हमने इसका देखें, ये हमारे पास क्या थी, ये हमारे पास कॉलम था, तो हम ये क्या बन गई, इस ट्रांसपोज के बाद ये हमारे पास क्या बन गई, रो। इसी तरीके से 2 एंड 5 एक हमारे पास क्या है, कॉलम है, और इसको हमने क्या बना दिया, एक रो बना दी। इसी तरीके से 3 एंड 6 हमारे पास क्या है, एक कॉलम है, और इसको हमने क्या बना दिया, एक रो बना दी। सो हमने कॉलम को रो में कन्वर्ट करें या कॉलम रो को कॉलम में कन्वर्ट करें, बात एक ही है। तो सो हमारे पास जो मैट्रिक्स, न्यू जो मैट्रिक्स यानी कि ट्रांसपोज आता है, ये इस ए का क्या कहलाता है, ट्रांसपोज कहलाता है। नेक्स्ट हमारे पास यही क्वेश्चन है, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ द फॉलोइंग। सबसे पहले ए है, इसका हमने ट्रांसपोज फाइंड करना है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे सोल्यूशन, सोल्यूशन के बाद हम दोबारा से क्वेश्चन को लिखेंगे, इसके बाद हम लिखेंगे टेक ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड। तो ट्रांसपोज कुछ इस तरह से लेंगे कि हर एक की पावर में, यानी अब ए की पावर में अगर मैंने टी लिखा है तो आगे जो ए की वैल्यू है उसके ऊपर भी मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पर एक टी लिख दिया, राइट। अच्छा, इसके बाद जब आप जैसी ट्रांसपोज लेंगे तो क्या होगा, ये हमारे पास क्या है, रो है, तो ये क्या बन गई, ये कॉलम बन गई। इसी तरीके से 4 एंड 5 आपके पास एक रो है, तो इसको भी किसकी फॉर्म में लिख लिए, कॉलम की फॉर्म में लिख लिया। नेक्स्ट हमारे पास आती है जो मैट्रिक्स है वो है बी, बी इज इक्वल टू 3 7 6। सोल्यूशन लिखेंगे, क्वेश्चन दोबारा लिखेंगे, टेक ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड पे ट्रांसपोज ले लिया, और जब आपने ट्रांसपोज लिया तो क्या हुआ, तो ये हमारे पास एक कॉलम है, और इसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, रो में कन्वर्ट कर दिया। इसके बाद सी को देखें, सी इज इक्वल टू 5 माइनस 2 और 4 है। सबसे पहले सोल्यूशन लिखना है, फिर क्वेश्चन लिखना है, फिर दोनों साइड पे हमने ट्रांसपोज ले लेना है, और ट्रांसपोज लेने के बाद हमने क्या किया कि ये देखिए हमारे पास एक रो थी, और उसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, कॉलम में कन्वर्ट किया। डी देखिए हमारे पास 2 5 3 6 4 7 है। सबसे पहले सोल्यूशन लिखेंगे, फिर डी इज इक्वल टू दिस, फिर टेक ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड। तो जब हम ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास क्या है, रो, जो कि क्या बन जाएगी, एक कॉलम। इसी तरीके से ये भी हमारे पास एक रो है जो कि एक कॉलम बन गई है, और इसी तरीके से ये भी हमारे पास रो है, और ये भी हमारे पास क्या बन गई, कॉलम। तो इसके बाद ये जो नया मैट्रिक्स बना है, ये इस डी का क्या कहलाता है, ट्रांसपोज कहलाता है, और इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट भी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें, हमारे पास है नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। जैसे कि नाम से ही जा रहा है, नेगेटिव मतलब चेंज इन साइन। सो द नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स obtained by changing sign of every element, हर एलिमेंट के साइन चेंज कर दें, सो नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स बन जाएगा। एग्जाम्पल में देख लेते हैं, ए इज इक्वल टू हमारे पास है 1 3, राइट। तो इसका नेगेटिव क्या होगा कि इसका दोनों साइड पे साइन चेंज कर दिए जाएंगे। बेसिकली नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ये होता है कि आप किसी भी मैट्रिक्स को अगर -1 से मल्टीप्लाई कर दें तो जो न्यू मैट्रिक्स आपके पास मिलता है वो क्या कहलाता है, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स होता है।
तो अब हम इसी तरह से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द नेगेटिव मैट्रिसेस ऑफ द फॉलोइंग। ए इज इक्वल टू हमारे पास आता है -1 3 5 और क्या आता है 6। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे सोल्यूशन, फिर हम लिखेंगे क्वेश्चन और फिर हम क्या लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय -1 ऑन बोथ साइड। तो जब हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -1 को ए से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आता है -a। जब आप -1 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपली इन सबके साइन क्या हो जाएंगे चेंज। अच्छा, ये 3 का साइन तो प्लस हो गया, +5 था -5 हो गया, +6 था तो -6 हो गया। ये जो हमारे पास जीरो है ना, जीरो, ये देख लें, इसके साथ ना पहले साइन था ना बाद में चेंज होगा, क्योंकि जीरो जो होता है वो ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। या ये भी कह सकते हैं जीरो पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, ये भी आप बात कह सकते हैं। यानी कि जीरो का जिसे कहते हैं ना, साइन से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं। नेक्स्ट देखिए हमारे पास b आता है। b इज इक्वल हमारे पास -3 3 -2 और 2 है। और अब हम इसमें सोल्यूशन लिखेंगे, दोबारा से क्वेश्चन लिखेंगे, दोनों साइड पे -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इन सब के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। यानी कि -3 था तो +3 है, +3 है तो -3, इधर -2 +2 और ये +2 है तो ये यहाँ पर आके क्या हो गया, -2 हो गया। यानी इन सबके साइन चेंज हो गए, सिंपल। तो इसे इससे क्या हमें मिल गया, नेगेटिव इनका मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास सी आता है। तो सी के साथ भी सबसे पहले सोल्यूशन, फिर क्वेश्चन लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाइंग बाय -1 ऑन बोथ साइड। सो जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपली इन सबके साइन चेंज हो जाएंगे। यानी कि -9 है तो यहाँ पर आ जाएगा +9, और यहाँ पर +1 था तो यहाँ पर आ जाएगा -1, वहाँ पे +1 है तो यहाँ पर -1, इसी तरीके से वहाँ पे -7 है तो क्या हो जाएगा, +7 हो जाएगा। अच्छा जी, ये एक क्वेश्चन है और ये किसी हद तक लॉन्ग क्वेश्चन में भी कह सकते हैं कि आ सकता है, या इससे रिलेटेड कोई टर्म आ सकती है, कोई चीज आ सकती है, अनसीन या कुछ भी आ सकता है। तो इफ ए इज इक्वल टू दिस, बी इज इक्वल टू दिस, देन वेरीफाई ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। एक तो आपने ये वेरीफाई करना है, और एक आपने वेरीफाई करना है कि बी के ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या आता है, बी आता है। तो सबसे पहले हम पार्ट सॉल्व करते हैं, यानी कि ए के ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सोल्यूशन, सोल्यूशन के बाद हम लिखेंगे ए। अब हमने ए की वैल्यू जो लिखी है ना, अब देखें उसमें से कुछ नंबर कलर्ड लिखे हैं और उसकी रीजन है, ट्रांसपोज की भी हमने डेफिनेशन क्या पढ़नी है कि इंटरचेंज करते हैं, रोज को कॉलम में और कॉलम को रोज में कन्वर्ट कर देते हैं, राइट। तो भी हमने इसका क्या लिया, ट्रांसपोज लिया। तो ट्रांसपोज लेने के बाद क्या आएगा, ये देखिए जैसे ही हमने इसका ट्रांसपोज लिया यानी कि खत्म किया, तो ये हमारे पास क्या थी, रो थी। तो ये क्या बन गई है, कॉलम बन गई है। इसी तरीके से ये रो थी तो ये भी क्या बन गई, कॉलम बन गई। अब ट्रांसपोज, ये जो ट्रांसपोज है इसका फिर ट्रांसपोज लेना है। तो फिर ये देखिए हमने दोनों तरफ इधर भी ट्रांसपोज ले लिया तो इधर भी ट्रांसपोज ले लिया। और अगर आप चाहें तो हर स्टेप के साथ लिख सकते हैं कि टेक ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड, टेक ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड, जब आप लें तो अब यहाँ पे हमने जब ट्रांसपोज लिया तो अब ये देखें, ये रोज जो थी ये फिर दोबारा से कॉलम, और ये फिर रो, और ये दोबारा कॉलम। अब अगर आप नोट करें, ये हमारे पास ये ए है और ये हमारे पास है ए का, ये हमारे पास है ए का ट्रांसपोज, ये दोनों देखें बिल्कुल सेम है। सो हम कह सकते हैं कि ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, और ये हमने प्रूव करना था। इसके बाद हमारे पास आता है कि बी के ट्रांसपोज का जो ट्रांसपोज है वो किसके इक्वल है, बी के। तो सबसे पहले हम सोल्यूशन लिखेंगे, फिर बी लिखेंगे, फिर उसका ट्रांसपोज लेंगे। ट्रांसपोज लेंगे तो रोज कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, कॉलम में। और कॉलम या कॉलम दोनों बातें सेम ही होती हैं। यानी कि देख लें, अब यहाँ पर अगर मैं ये कहूँ कि मैंने इन रोज को कॉलम में कन्वर्ट किया तो तब भी ये बात है। या फिर अगर मैं ये कहूँ कि ये मेरे पास एक कॉलम था और उसको मैंने रो बना दिया तो ये भी बात ठीक है, दोनों बातें ठीक होती हैं। लेकिन इन दोनों के दरमियान और का वर्ड यूज होता है, ओ आर, और एंड का वर्ड यूज नहीं होता, राइट। यानी ये नहीं हो सकता कि आप ये कहें कि पहले मैंने रोज को कॉलम में कन्वर्ट किया फिर कॉलम को रोज में भी कन्वर्ट कर लिया, ऐसा नहीं हो सकता। और इसके बाद हमने फिर अगेन लिया इसका ट्रांसपोज दोनों साइड पे। जब आपने ट्रांसपोज लिया तो फाइनल आंसर देखें हमारे पास फिर अगेन वही हुआ कि ये वाला जो बी है वो जो है वो इस बी के ट्रांसपोज के क्या हो गया, इक्वल हो गया। सो हमने यही चीज प्रूव कर ली थी कि ये दोनों टर्म्स इक्वल है। लास्ट क्वेश्चन करने से पहले हमने कुछ और डेफिनेशन पढ़नी है, जो कि है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम किसे कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। मीन्स कि अगर ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए हो तो हम क्या कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। जैसे स्क्वायर मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या है, ए है, राइट। तो अब इसके बाद हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इसमें देखेंगे हमारे पास क्या है, कुछ एलिमेंट्स हैं। अगर हम इनका लें ट्रांसपोज, ट्रांसपोज में हमने क्या करना है, ये हमारे पास क्या है, रो, इसको हम बना दें कॉलम। ये रो है, इसको हम बना दें कॉलम। इसी तरीके से
यानी कि ये रो है, अब इसको ऐसे बनाएंगे कॉलम, इसी तरीके से ये एक रो है और इसको ऐसे कॉलम बनाएंगे, तो देख लें इसका आंसर बिल्कुल इस जैसे ही आएगा। सो ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या, ए हो गया। सो ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स आता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक, यहाँ पर वैसे स्क्यू सिमेट्रिक लिखा हुआ होना चाहिए था। स्क्वायर मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक इफ ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए। तो इसकी एग्जांपल में क्या आता है, ए इज इक्वल टू हमारे पास आता है, ये वाली डेफिनेशन आती है 0 - 2 2 0, फर्स्ट करें कि ये हमारे पास आता है। अब जब इसका ट्रांसपोज लेंगे तो आपके पास ये आएगा। अब इन दोनों में डिफरेंस किस चीज का है, यहाँ पर 0 0, यहाँ पर +2 है तो यहाँ पे -2 है, यहाँ पे -2 है तो यहाँ पे +2 है, मतलब साइन का सिर्फ डिफरेंस है। तो ये एक दूसरे के नेगेटिव के क्या है, इक्वल है, यानी ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए है। हम ये भी कह सकते हैं कि ए इज इक्वल टू यानी कि माइनस ए का ट्रांसपोज, दोनों एक दूसरे के नेगेटिव के, साइन का मेन डिफरेंस जो होता है ना किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के ट्रांसपोज कर उसके ओरिजिनल के दरमियान, वो क्या कहलाता है, स्क्यू सिमेट्रिक कहलाता है, राइट। सो ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए। नेक्स्ट अब हम क्या लिखेंगे, अब हमने प्रूफ करना है, प्रूफ दैट के एल इज इक्वल टू 2 3 4 3 -2 5 4 5 0 इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए क्या कंडीशन है, कंडीशन ये है कि एल का जो ट्रांसपोज है वो इक्वल होना चाहिए एल के। सो एल का ट्रांसपोज लेंगे जब दोनों साइड पे, यानी कि ये वाली अब हमारे पास एल वाली टर्म है, इसकी इस साइड पे भी ट्रांसपोज लेंगे और इस साइड पर भी हम क्या लेंगे, ट्रांसपोज लेंगे। जब ट्रांसपोज लिया तो ये क्या, ये देखिए ये हमारे पास क्या है, एक रो है, तो ये क्या बन के हमारे पास नीचे आके कॉलम बन गई। इसी तरीके से हमारे पास सेकंड रो ये है, तो फिर इसको सेकंड कॉलम यहाँ पर बनाएंगे तो ऐसे बनेगा। इसी तरीके से ये थर्ड हमारे पास रो और इसको कॉलम बनाएंगे तो हमारे पास ऐसे ही आएगा। तो इसमें यानी एल में और एल के ट्रांसपोज में कोई भी डिफरेंस नहीं है, दोनों टर्म सेम है। सो हम कह सकते हैं कि एज एल का ट्रांसपोज इज इक्वल टू एल, सो एल इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और हमने ये चीज प्रूव कर दी है। आज के लिए इतना ही काफी है, उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई हो।